गुड मॉर्निंग। ये मंडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, घर पे हूँ और घर हाईवे के पास में है और वो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, अब मैं रोक तो नहीं सकता ना। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा साउंड का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन इस तरह के रिकॉर्डिंग में ज़्यादा आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, हाँ, ग्राफ्स का हमने इंट्रोडक्शन किया था। कैनामेटिक्स में कुछ ग्राफ्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं ना, मेडिकल वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ग्राफ। तो ग्राफ में जितना बताऊंगा उतना याद कर लेना, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप कोई भी एग्जाम दे दो, नीट का, स्टेट मेडिकल का, या कभी भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज का कोई भी एग्जाम दे दो, उसमें ग्राफ पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ग्राफ पे बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मैं बता दूंगा ना उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए, कुछ मतलब एडवांस अगर कोई जेई वेई भी देना चाहता है तो वो दे सकता है ये ग्राफ के नॉलेज के कारण। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले दिन में क्या बताया था? इससे पहले वाले दिन में मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया था। अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, जैसे एक्स और टी में रिलेशन या वाई और टी में रिलेशन अगर गिवन होगा, तो किसी भी टाइम पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी टाइम पर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये जानना है तो एक्स और टी के ग्राफ से या एक्स और टी के रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या सर अगर एक्स, जैसे मैंने बोला था कि मान लेते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग स्क्रीन दिखाते हैं आपको। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू हमारे पास a साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ऐसे साइन के पाथ में, ऐसे साइन साइन वाले रास्ते में चल रहा है क्या? साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का कर्व, साइन का कर्व कुछ ऐसा दिखता है ना, मतलब पार्टिकल ऐसा ऐसा चल रहा है क्या? इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया? नहीं, ये गलत सोचना है। क्यों ये गलत सोचना है? क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री नहीं है। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? जब भी y और x में रिलेशन है, y और x में रिलेशन है, इसे हम इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। मान लो ऐसा इक्वेशन गिवन होता है ना, y इक्वल्स टू a साइन x, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल जो है वो एक साइन, y और x में जो रिलेशन है वो कैसा है? साइन का रिलेशन है। अगर साइन का रिलेशन है तो मतलब पार्टिकल जो है वो इस तरह के बात पे मूव कर रहा होता। अभी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t का मतलब क्या है कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ से आपको क्या मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल इस तरह के पाथ में चल रहा है अगर ये इक्वेशन गिवन है तो। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इसे बताया था। अच्छा, पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो? आप अगर टाइम के अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको एक्स का अलग अलग पोजीशन मिल जाएगा, तो आप पोजीशन निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको बोला था कि आप इसको डिफरेंशिएट करके देखें। अगर आप इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt एक कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ओमेगा वाला टर्म बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये dx अपॉन dt, जिस रेट से पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा dx अपॉन dt। मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है x के डायरेक्शन में, या पार्टिकल के वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो सिंपली कितना है? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये सारी की सारी बातें ना आपको याद रखनी है। थियोरी में मैं जो भी बातें बोलता हूँ आपको उसको नोट करके लिखना है। मेरे को बच्चे पूछ रहे सर आप नोट्स नहीं देते, अरे ये जो मैं बताता हूँ ना यहाँ पे यही नोट्स है। फिजिक्स हिस्ट्री थोड़ी है कि मैं आपको A to Z नोट्स लिख के दूंगा, या केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में आपको टीचर बता देते हैं ये होता है, वो होता है, ये होता है। यहाँ पे लॉजिक चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक्स और टाइम का रिलेशन गिवन है तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा। मैंने ये आपको बहुत बार बता दिया है कि dx by dt का मतलब क्या है। dx by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। जिस जिस रेट से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है वो पार्टिकल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था। अच्छा, अब मान लो मेरे पास कुछ ग्राफ गिवन है। मान लो मेरे पास कुछ ग्राफ गिवन है, ऐसा ग्राफ है। इस तरह ग्राफ है।
यहाँ पर ये टाइम है और ये वाई है, मतलब वाई वर्सेस टी का ग्राफ कुछ इस तरह गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कमेंट अबाउट द पार्टिकल, ये कमेंट, ये जो ग्राफ है ना ये पैराबोलिक बोला गया है, ये जो ग्राफ है वो कैसा बोला गया है, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक नेचर का ग्राफ है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कमेंट ऑन द एक्सेलरेशन, कमेंट ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन है तो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, ये आपको बताना है। अब अगर आप याद रखोगे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंस्टेंट पर स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है क्या, इंस्टेंट, INSTAN, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है। कभी भी अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लो मेरे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अब हम क्या करते हैं ना, ए से बी गए, बी से सी गए, अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप ड्रॉ करूं, मान लो मैं ए पर अगर स्लोप ड्रॉ करता तो ए पे स्लोप कुछ ऐसा बनता क्या, ए पे जो स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, बी पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो बी पर जो स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं स्ट्रेट लाइन से बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मुझे ए पर स्लोप बनाना होता तो ए पे स्लोप मैंने इस तरह से बनाया होता कुछ। अगर बी पर स्लोप बनाना होता तो वो जो स्लोप है, बी पे जो स्लोप है वो कुछ इस तरह का बनता। और अगर सी पर स्लोप बनाना होता, मतलब सी वाले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ए पर स्लोप एंगल इतना था, ए पर स्लोप एंगल इतना था, बी पर वो थोड़ा बढ़ गया और सी पर वो और बढ़ गया। ए पर ऐसा मान लो ए पर 15 डिग्री था, बी पर वो 30 डिग्री हो गया और सी पर वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर आप स्लोप का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर क्या है, tan 15 का वैल्यू तो याद नहीं रख पाते, tan 30 फिर tan 60, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू इज 1/√3, मतलब 1 को 1.73 से डिवाइड कर दो, 1.73 से डिवाइड कर दो, ठीक है। tan 60 कितना है, tan 60 है √3 का मतलब 1.73। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे स्लोप का एंगल बढ़ता जा रहा है, 15 से 30 हुआ, 30 से 60 हुआ, जैसे जैसे स्लोप का एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप का वैल्यू बढ़ता जा रहा है क्या, पहले tan 15 था, फिर tan 30, फिर tan 60। मैंने ऐसा तुमको स्लोप में भी बताया था, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। अगर अगर मेरे पास जो एंगल है थीटा, ये थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होता है, अगर ये एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में होता है, अगर तो 0 से 90 के बीच में हम क्या बोलते थे कि मोर द वैल्यू ऑफ थीटा मोर विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और स्लोप का अगर ये थीटा हमारे पास 0 से 90 के बीच में है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है पॉजिटिव। अच्छा, अब ये क्यों बता रहे हो सर, देखो ए से बी गए, बी से सी गए, अब ए पे पार्टिकल का स्पीड कम था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप एंगल कम है। बी पर पार्टिकल का स्पीड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि स्लोप एंगल बढ़ गया। सी पर पार्टिकल का स्लोप और इंक्रीज हो गया तो पार्टिकल का स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो गया क्या। इसका मतलब जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है क्या। ये याद रख सकते हैं क्या, इसको नोट बना के, इसको हम क्या करेंगे, नोट बना के याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, whenever whenever position versus time graph, whenever position versus time graph is parabolic in nature, is parabolic in nature, is parabolic in nature, the motion is accelerated। बस इतना लिख लेना। अभी क्या लिख लोगे, जब भी v वर्सेस टाइम का ग्राफ पैराबोलिक नेचर, जब भी पैराबोलिक है तो जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है मतलब हर इंस्टेंट पर पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप क्या करना, नोट कर लेना,
मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसी में कुछ और भी बताना है। मैंने पहला नोट पॉइंट बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। दूसरा नोट पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक और ग्राफ बनाऊंगा। ये मान लो y है, ये मान लो t है। इस बार जो ग्राफ है वो इस तरह का है, और ये भी कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक। अब बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। ये तो जानते हैं ना कि घड़ी पीछे नहीं चलता। अगर घड़ी पीछे चल रहा है मतलब वो घर जो तुम्हारा है वो भूतिया घर है, वहां से बच के भागेंगे। तो टाइम कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो टाइम अगर कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, सर टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब यहाँ पे कभी ग्राफ नहीं बनना चाहिए ना। अब पहला वाला ग्राफ और दूसरा वाला ग्राफ देखोगे तो डिफरेंस है। जैसे कैसे, पहला वाला जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह ग्राफ है, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर के जैसा ग्राफ। अब जब y इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब होता था तो x के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होते थे ना। अगर आप x के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेते ना तो ग्राफ पूरा का पूरा ऐसा बनता, ग्राफ पूरा का पूरा इस तरह का ग्राफ बनता। लेकिन ये वाला पार्ट, ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये मैंने जो डॉटेड से मैंने बनाया वो मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो भी ग्राफ रिमेन करेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ या पॉजिटिव टाइम के, जब टाइम पॉजिटिव है तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा ना। तो y इक्वल्स टू टी स्क्वायर के जैसा ये ग्राफ है। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, टाइम तो पॉजिटिव रखा है मैंने, टाइम पॉजिटिव है। लेकिन ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसका पूरा ग्राफ बनाता, अगर मैं इसका पूरा ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता क्या। अब ये जो ग्राफ है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये t इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है। ये t इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होगा। मैं y के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों ले सकता हूं। अब अगर मैंने y का नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया है, अगर मैंने y का नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया, इसका मतलब मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, इस ग्राफ को मैं क्या देख के क्या बोल सकता हूँ, मैंने y का नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया, मतलब पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल is moving in the positive, in the positive y direction। ये सब बातें जब भी आपको ग्राफ दिखा रहे ना, तो आपको ग्राफ को देख के एनालाइज करना सीखना है कि ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। ग्राफ को देख के पढ़ना, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है एक मेडिकल वाले स्टूडेंट के बच्चों के लिए। तो आप एकदम ध्यान से देखना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। ये ग्राफ अगर पूरा ऐसा होता ना, तो ग्राफ अगर पूरा ऐसा होता तो हम क्या बोलते हैं कि y का पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है, y का नेगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है। मतलब पार्टिकल कभी y के पॉजिटिव में चल रहा है, पार्टिकल कभी y के नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है उसमें मैंने y को हमेशा पॉजिटिव रखा है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो हमेशा किधर चल रहा है, वो हमेशा y के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब ये मेरे पास t इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से। अब फिर से ना मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ। यह पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट सी। अब अगर पॉइंट ए पर स्लोप बनाया जाए, पॉइंट ए पर अगर स्लोप बनाया जाए तो ये पॉइंट ए पर स्लोप हुआ। पॉइंट बी पर अगर स्लोप बनाया जाए तो पॉइंट बी पर स्लोप एंगल इतना हो जाएगा। और पॉइंट सी पर अगर बनाया जाए तो पॉइंट सी पर ये स्लोप क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। और ज्यादा ये चांद को पहुंचने वाला है, कुछ ही टाइम पर ये चांद को पहुंच जाएगा, टेंडिंग टू चांद हो गया ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लगातार क्या चल रहा है, पहले स्लोप एंगल का वैल्यू ज्यादा था, पहले स्लोप एंगल का वैल्यू ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया क्या। और अगर ये पार्टिकल पूरा पूरा सीधा हो गया, मतलब ये जो ग्राफ अगर पूरा पूरा सीधा हो गया तो ये लाइन ऐसा बन जाएगा ना सीधा। अगर लाइन सीधा बन गया मतलब एंगल क्या बन गया, टी के पॉजिटिव से जो एंगल बनेगा वो जीरो बन जाएगा क्या। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे, सेकंड वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला ग्राफ और सेकंड वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लोप का वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा था, फर्स्ट वाले ग्राफ में स्लोप का जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या था, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी फर्स्ट वाले ग्राफ में, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था क्या, इंक्रीज हो रहा
था। अगर मैं फर्स्ट वाले ग्राफ के बारे में बात करूं तो फर्स्ट वाले ग्राफ में पार्टिकल का हमने देखा, या जो ग्राफ बना था, ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड वाले ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड वाले ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेकंड वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, सेकंड वाले ग्राफ में हमने देखा कि जो स्लोप एंगल है वो लगातार कम होता जा रहा है। देखो स्लोप अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी मेरे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल अभी भी क्या कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अस, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब बोलोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। यहां पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is always positive, always positive as slope is, as slope angle, यहाँ पे लिख लो as slope angle is, slope angle is always less than, slope angle is always less than 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है क्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब। यहां पर भी, यहाँ पे पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में चल रहा था, लेकिन पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या होता, पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा था, एक्सेलरेशन में था। यहाँ पे पार्टिकल का मोशन जो था, पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है, पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड, पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने 2 पॉइंट तो ये बता दिया, आप स्क्रीन को पॉज करके ये सब लिखते रहना। पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, बोलोगे सर कैसे पता चला, तो पार्टिकल का जो स्लोप एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप एंगल पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है, स्लोप एंगल लेस देन 90 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, इसमें एक दिक्कत है, क्या है, as the slope angle, as the slope angle is continuously decreasing, as the slope angle is continuously decreasing, that implies the magnitude of velocity, the magnitude of velocity is continuously, the magnitude of velocity is continuously decreasing, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा है, रिटार्डेशन वाला मोशन है, पार्टिकल का जो मोशन है वो रिटार्डेशन वाला है। क्यों, अब बोलोगे सर कैसे पता चला रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है ऐसे पता चला क्योंकि पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है। अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता रहता है तो वो एक्सेलरेटेड है, अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है लगातार कम हो रहा है तो वो क्या है, रिटार्डेड है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों ग्राफ याद रखोगे, ये दोनों ग्राफ में आपको याद क्या क्या रखना है, आप चाहो तो इसको नोट बना के लिख लेना जो मैं बताऊंगा। जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको पैराबोलिक नेचर का मिले, मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अगर स्लोप एंगल समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, या ऐसा समझ लो ये भीख मांगता हुआ पैराबोला है, अगर ये भीख मांगता हुआ पैराबोला अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड वाले टाइप का, ये जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का पैराबोला अगर होगा तो आप समझ लेना कि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि स्लोप एंगल का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बात समझ में आया है क्या, तो ये फर्स्ट ग्राफ और ये सेकंड ग्राफ को आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। और भी कुछ ग्राफ्स हैं, देखते हैं और थर्ड ग्राफ कैसा होगा।
ये ग्राफ वाली बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ग्राफ वाली बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लेते हैं जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ये y है और ये t है, ये x भी t हो सकता है, t भी, ये x और t हो सकता है, y और t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का ग्राफ है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एनालाइज करो, आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो और एनालाइज करो, आप स्क्रीन को पॉज करके एनालाइज करो, खुद से सोचो कि आप क्या क्या इसमें एनालाइज कर सकते हो। अच्छा देखो मैं क्या क्या बताता हूँ। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट जीरो है क्या, सबसे पहला इंफॉर्मेशन देख के हमें क्या पता चल रहा है, जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी क्या है, जीरो है, ये इंफॉर्मेशन पता चला। फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ a b c। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो a पर पार्टिकल का स्लोप, ये मेरे पास a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये पॉइंट कैसा है c, ये मैंने अभी बताया था क्या, अरे ये तो अभी बताया है, ये तो वही ग्राफ जो बताया था ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं बता रहा, ये हो गया, ये हो गया, और क्या हो सकता है, देखो ग्राफ कैसा है, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये t इक्वल्स टू टी नॉट है, ठीक है। अच्छा अब फिर से ये ग्राफ कैसा बोला गया है, पैराबोलिक नेचर का बताया गया है ग्राफ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एट t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल ने y इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया क्या, नहीं सर, पार्टिकल तो पहले से कहीं पहुंचा हुआ है। t इक्वल्स टू जीरो पर अगर देखोगे तो पहले से पार्टिकल कुछ y कोऑर्डिनेट ऊपर है क्या, तो हम ऐसा मान लेते हैं एट t इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल वाज एट y नॉट, द पार्टिकल वाज एट y नॉट। सबसे पहला इंफॉर्मेशन मेरे को ये मिला कि t इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल y इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, या अगर यहाँ पर x होता, अगर यहाँ पर x होता तो t इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो पहले से कोई पॉइंट पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, गाड़ियां इनको चलानी नहीं आती है यार, इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं पता नहीं, किसको इम्प्रेस करना है इनको। अभी अगर आप देखोगे तो देखो ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और मैं स्लोप बना देता हूँ। पॉइंट ए पर जो स्लोप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर जो स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और पॉइंट सी पर जो स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहला अगर आप देखोगे तो स्लोप एंगल कितना है, स्लोप एंगल जो है वो हमेशा हम क्या करते हैं, जो बेस वाला लाइन होता है उसके परसेंट से लेते हैं, तो ये मेरा पहला स्लोप एंगल हो गया, मान लो ये थीटा वन है, फिर थीटा वन या थीटा ए मान लो इसको, ये थीटा बी है और ये थीटा सी है। एक चीज तो कंफर्म है क्या, थीटा ए ग्रेटर है थीटा बी से, थीटा बी ग्रेटर है थीटा सी से, और थीटा सी ग्रेटर है 90 डिग्री से। whenever slope angle is whenever slope angle whenever slope angle is slope angle जब भी क्या होगा, greater than 90 degree, slope angle is than greater than 90 degree, then the value of slope is negative, then value नहीं लिखो, then the slope is negative लिख दो, then the slope is negative। और एक बात मैंने इसे बताया है, more will be the slope angle, more will
be the slope angle, more will be the slope angle, more will be, more will be, more will be the slope angle, more will be क्या, sorry, more will be the slope angle, less will be the value of slope, less will be the वैल्यू ऑफ स्लोप। ये सब मैंने ना आपको बेसिक ग्राफ के टाइम पे पढ़ाया था, लेस विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। अब देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना वो सारी की सारी बातें मैं थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करूंगा। मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स था, बेसिक मैथमेटिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तुमको इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, स्लोप फाइंड करना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन उसके एप्लीकेशंस के बिना आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। आपको अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको ये सब आना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? तो देखो दो बातें याद रखनी है आपको। क्या कि जब भी स्लोप एंगल 90 से ज्यादा है मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। दूसरा बात क्या याद रखना है, जितना ज्यादा स्लोप एंगल होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। तो अगर मैं बोलूं कि स्लोप एंगल थीटा का थीटा ए के लिए सबसे ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप एट पॉइंट ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा स्लोप एट पॉइंट बी। ये वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। और सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगा, स्लोप एट पॉइंट सी का वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब हमने स्टार्ट किया तो पार्टिकल, अब इतना अगर मैंने लिख लिया, अब एकदम ध्यान से देखना, एनालाइज करते हैं। अगर ए पर देखोगे तो पार्टिकल का जो स्लोप आया है वो नेगेटिव आया है। स्लोप नेगेटिव मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है क्या? बिल्कुल। पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो लिख ही दिया है। और आगे अगर अपने को पॉइंट लिखना है, ये सब बातें अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर लेना, बहुत जरूरी है ये सब। अगर आप देखोगे तो ए से सी आते वक्त, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी पार्टिकल्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब कैसे पता चला सर नेगेटिव है? बिकॉज slope of the particle is negative। लेकिन मैंने क्या देखा, from A to C, the magnitude of velocity is increasing। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही केस में इंक्रीज करता है, जब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए। इसका मतलब क्या लिख देंगे, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन वेक्टर इज आल्सो नेगेटिव। एक्सेलरेशन वेक्टर इज आल्सो नेगेटिव। बात समझ में आया है क्या? स्लोप एंगल अगर आप 90 से उधर देखो, 0 से 90 के बीच में क्या होता है, अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूं तो 0 से 90 में स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है। जितना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना ज्यादा वैल्यू। लेकिन जब 90 से उधर चला जाते हैं तो क्या होता है, जितना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना कम वैल्यू। तो इंक्लिनेशन ए के लिए सबसे ज्यादा था तो उसका वैल्यू सबसे कम है, मतलब ए पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे कम है। उससे ज्यादा बी पर हुआ, उससे ज्यादा सी पर हुआ। इसका मतलब जब ए से सी मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब वो पीछे की तरफ भाग रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कब इंक्रीज होता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक जैसा हो, तभी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, हाँ या ना? इस तरह का ग्राफ अगर होगा तो इस तरह के ग्राफ को देख के क्या क्या याद अपने को रखना है, तो अपने को याद रखना है कि पार्टिकल y के नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर उसका कोई पोजीशन y था। फिर t इक्वल्स टू 0 पर अगर आप देख सकते, देखो t इक्वल्स टू t0 पर देखोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 हुआ है, पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। पार्टिकल का वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। तो ये मेरे पास थर्ड टाइप का ग्राफ हो गया। अब मैं इसमें एक और ग्राफ बताऊंगा, फोर्थ ग्राफ। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीन पॉज करके नोट करो, मैं फोर्थ ग्राफ बताता हूँ। केस 3 बता दिया, एक और एग्जांपल देखते हैं।
सिर्फ ना आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। मतलब एक बार जो तरीका मैंने आपको बता दिया है, बस उससे क्या करना है, ग्राफ को देख के आपको एनालाइज करना है, क्योंकि एग्जाम्स में ना ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता। जो भी ग्राफ गिवन होगा उसको एनालाइज करना है, उसको देख के आपको बताना है कि आप यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। फिर से ये मान लो इस बार ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, टाइम। ठीक है, और जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन है, इस तरह का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो है वो कुछ x नॉट डिस्टेंस नीचे है। ठीक है, मतलब पार्टिकल जो है वो, अगर ये ओरिजिन है हमारा, ये अगर ओरिजिन हुआ तो वो पहले से कहाँ पर है, x नॉट वाले मार्क पर है। ठीक है, अच्छा फिर से अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब अगर मैं A पर अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो पॉइंट A पर टैंजेंट कैसा दिखेगा, पॉइंट A पर टैंजेंट के लिए कुछ अलग कलर ले लेते हैं। सपोज ये कलर है, पॉइंट A पर टैंजेंट ये हो गया, पॉइंट B पर टैंजेंट ये हुआ, और पॉइंट सी पर टैंजेंट ये हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंक्लिनेशन देखना है एक्स के पॉजिटिव से, तो ये थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये इधर होता, ये इधर होता, ये इधर होता। ठीक है, अब अगर आप इंक्लिनेशन देखोगे ना तो पहले स्लोप एंगल कम था, फिर स्लोप एंगल बढ़ गया, फिर स्लोप एंगल और बढ़ गया। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो ये हो जाएगा थीटा फॉर ए, थीटा फॉर बी और थीटा फॉर सी। अब साफ साफ क्या दिख रहा है, सॉरी, theta for A is less than theta for B is less than theta for C. Or since all slope angles are less than 90 degree, are less than 90 degree, hence the velocity of the particle is always positive. The velocity of the particle, the velocity of the particle is always, the velocity of the particle is always positive। ये अपने को याद रखना है, ये पहला पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें और क्या बोलेंगे, अच्छा अब पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, if every time the velocity is increasing। अब मेरे को कैसे पता चला वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप एंगल इंक्रीज हो रहा है। if every time the velocity is increasing, every time the velocity is increasing, that implies every time the velocity is increasing, that implies the acceleration of the particle is पॉजिटिव। अब मेरे को कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है और समय के साथ पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो वहां से हमने क्या बोल दिया कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल x नॉट पर था, और देखो कोई टाइम t नॉट पर ये वापस से ओरिजिन पर आ गया, क्या मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला होगा, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव है, मतलब वो x के पॉजिटिव के डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है। ये प्लस एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब फिर से अगर आप देखें तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोलिक नेचर का है, लेकिन पार्टिकल जो है वो x एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन पाथ में भाग रहा है। तो x वर्सेस t का जो ग्राफ है वो कभी भी आपको ये नहीं बताता कि पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा है। पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी जानने के लिए आपको x और y में रिलेशन निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ होते हैं जो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है ग्राफ, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर समझ में आ गया, तो नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, मान लो ग्राफ का कुछ तो ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन होगा, आपको ग्राफ को देख के क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ
ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ इस तरह का गिवन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब जिस तरह से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है, उसी तरह से स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे पास मैंने एक लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन बनाया है, मतलब हर इंस्टेंट पे इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है क्या। तो अगर जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखे, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब फ्रॉम ग्राफ 1, particle is moving in a straight line, sorry, particle is moving with a constant velocity। यहाँ पे क्या लिखेंगे, particle is moving with a constant velocity। जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कैसे पता चला सर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे इसका स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। अच्छा, मान लो मैं बोलूं ये ग्राफ 1 था, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। मान लो सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा है। अच्छा, पार्टिकल का स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव आया था, पार्टिकल का स्लोप अगर पॉजिटिव आया था मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था, नेगेटिव है। अच्छा, मान लो ये ऐसा बोला गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, और जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से कुछ गिवन है, ऐसा कुछ। अब अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टिकल जो है, अगर पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया होगा, पार्टिकल ने अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है क्या। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है। आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मान लो इस लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड करता है ऐसे, वैसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव टाइम की तरफ ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए डॉटेड से बनाया है। तो अगर ये पूरा लाइन होता तो अगर आप इस लाइन का स्लोप देखोगे ना, इस लाइन का स्लोप देखोगे तो देखो 90 से ज्यादा है क्या। अगर स्लोप 90 से ज्यादा है इसका मतलब, अब कभी भी आप बोलोगे सर हम एंगल ऐसे भी तो मेजर कर सकते हैं, नहीं, वो गलत है। हम नॉर्मल जो भी मैथमेटिक्स हमारा है उसमें हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में उसको मेजर नहीं किया जाता। तो यहां से क्या बोलेंगे, द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। कैसे पता चला, हमें स्लोप देख के पता चला। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the velocity of the particle, velocity of the particle is constant but negative। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो है लेकिन वो क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ आपको गिवन होंगे, आपको ग्राफ देख के एनालाइज करना हो सकता है। और ग्राफ कैसे हो सकते हैं सर, अब सिर्फ ना एक देखो, मैंने एक बेसिक ग्राफ का आइडिया आपको बता दिया, अब आपको ग्राफ देखकर एनालाइज करना होता है। ये ग्राफ है, यहाँ पर बोल रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है और ये बोल रहे हैं टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना। अब मैंने आपसे पूछा, मान लो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मान लो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और मैंने आपको ये इंक्लिनेशन बता दिया थीटा, थीटा मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री। तो आप स्लोप क्या लिख दोगे। अब अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी है, तो tan 30 कैलकुलेट कर लेंगे और 1/√3 आंसर बता देंगे। क्या ये सही आंसर है क्या, नहीं, ये गलत सोचना है। क्यों, ये ग्राफ ही गलत है। क्यों गलत है सर जी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम क्या है, नेगेटिव है। टाइम नेगेटिव सिर्फ भूत के घरों में होता है, हमारे नॉर्मल घरों में नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है या ये जो ग्राफ है वही गलत है। कभी भी अगर आप देखो कि टाइम जो है वो नेगेटिव हो रहा है तो समझ लेना कि ग्राफ जो है वो गलत है। अच्छा, और कैसा हो सकता है, कभी कभी वो ऐसा ग्राफ दे देंगे आपको बना के। ये सब आपको ध्यान रखना है, एकदम दिमाग और आंखें खोल के आपको देखनी है ये सब।
मान लो उन्होंने बोला ऐसा है, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से गिवन है। अब ये पॉसिबल है क्या ग्राफ, सोच के बोलो तो। अगर पॉसिबल है तो क्यों लगता है पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल है तो क्यों। ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो एक पॉइंट पर पार्टिकल किसी एक टाइम पर पार्टिकल इधर भी है, इस वाले पोजीशन पर भी है, और इस वाले डिस्प्लेसमेंट पे भी है क्या। एक टाइम पर पार्टिकल का दो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई ना कि आप एक टाइम पर मिस्टर एक्स के साथ भी और उसी टाइम पर मिस्टर वाई के साथ भी, या तो आप मिस्टर एक्स के साथ हो सकते हो या मिस्टर वाई के साथ हो सकते हो। ये एक्स और मतलब या तो आप मिस्टर प्रेजेंट के साथ हो सकते हो या मिस्टर एक्स के साथ हो सकते हो। लड़कों के लिए, सॉरी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं, सॉरी सॉरी। और लड़कों के लिए या तो वो मिसेस एक्स के साथ हो सकते हैं वो, या मिसेस प्रेजेंट के साथ हो सकते हैं वो, दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकते। और अगर वो है एक साथ, अगर वो एक साथ मेंटेन कर पाते हैं तो दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारी दुनिया के नहीं है। वो हमें कुछ मतलब हम जैसे इंसान को कुछ टिप्स दे सकते हैं वो इस केस में। तो इस तरह ग्राफ क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पर अगर आप देखोगे तो पार्टिकल के दो दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, पॉसिबल तो है नहीं किसी भी एंगल से। तो ये सब कुछ गलत ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का गिवन है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का गिवन है, इससे इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। अब यहाँ पर अगर आप देखो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप 90 डिग्री से, स्लोप एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी, सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमने क्या निकाल दिया, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, किसी टाइम पर, मान लो ये जो टाइम है ये टाइम है टी नॉट, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट टाइम टी नॉट, एट टाइम, पहले टी के वैल्यू लिख देते हैं, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 द displacement of particle, the displacement of particle was 0। t equals to t नॉट पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है, 0 है। और एट टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट, अगर कोई टी नॉट टाइम पे बात किया जाए तो द पार्टिकल, द displacement of the particle, the displacement of the particle is 0। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल घूमकर वहीं पर आ गया होगा जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है। अगर t इक्वल्स टू टी नॉट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका मतलब पार्टिकल घूम के वहीं पर आ गया होगा जहां से उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइम पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये ग्राफ लिखा ऐसा होता ना, ये ग्राफ लिखा होता डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर ये जो ग्राफ है ये आपको बोलते हैं कि ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको एक मैं क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो आप टेंशन ना ले, ये मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए ग्राफ बता दिया है। नेक्स्ट जो ग्राफ है, नेक्स्ट हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इतना याद रखेंगे, देखो दो बातें याद रखना है अपने को। क्या क्या याद रखना है, एक तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो है ds अपॉन dt, वेलोसिटी जो है वो ds अपॉन dt है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो है। और एक्सेलरेशन जो है वो है dv अपॉन dt। इतना जान लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जितने भी हम ग्राफ पढ़ेंगे ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ या सबसे फ्रेंडली ग्राफ, सबसे समझदार, सबसे सही ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो एक्सेलरेशन dv अपॉन dt है, इस इक्वेशन को साफ साफ देख के ये लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to acceleration of particle is equal to एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये सारे बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सारे बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन dv अपॉन dt है, अगर एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिखते हैं मतलब क्या है, ये v और t का स्लोप हो गया क्या, vt ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। अच्छा,
उसी तरह ये जो ग्राफ था ना v इक्वल्स टू ds बाई dt, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, v dt इक्वल्स टू ds। बिल्कुल सर जी। अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूं, मेरे पास क्या आ गया, ds इक्वल्स टू v dt आ गया। मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी मैंने लगाया इंटीग्रेशन, इधर भी मैंने लगाया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ds का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ds का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रेशन v dt मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन y dx का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर y x ग्राफ होता है क्या, y x ग्राफ और x एक्सिस के बीच का जो एरिया होता था वही तो इंटीग्रेशन y dx होता था। इससे पहले वाले लेक्चर में ये सब बताया है, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाले लेक्चर को दोबारा से देखना। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन y dt हमारे पास, इसको मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन y dt इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां से क्या कंक्लूजन बन के आ रहा है, यहां से कंक्लूजन बन के आ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो आपको क्या करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे और टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक तो नोट ये याद रखना है, ये सेकंड नोट है जो इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट नोट है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको याद रखना है। पहला चीज याद क्या रखो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो आपको क्या कर देगा, वो आपको किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी तो बता ही देगा क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वो आपको एक्सेलरेशन भी बता देगा और वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता देगा। कुछ अगर मैं आपको ग्राफ के सैंपल्स बताऊं, या कुछ ग्राफ के सैंपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लेते हैं कि हमने ग्राफ बनाया इस तरह का। अब फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो बस याद रखना कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे रखा v और यहाँ पे रखा t और मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसको देखते ही अगर आप देखोगे ना तो आप देखो क्या है, टाइम का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ये बोल सकते हैं ना, ये जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ को देख के क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पहला इंफॉर्मेशन हमने देख लिया यहाँ पे। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है सर, दूसरा इंफॉर्मेशन, ये दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये पहला ग्राफ था। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहे तो साफ साफ देख लेंगे कि टाइम बढ़ रहा था लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल चल तो रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। आप अलग से ड्रॉ करना है ये सब, एक में खिचड़ी मत कर देना, तुमको पढ़ाई करना है। मेरे को ये सब आता है तो मैं एक में खिचड़ी कर भी दूंगा तो मैं खिचड़ी को ढंग से बना लूंगा। तुम अगर एक में करने का सोचोगे तो सब कचड़ा करके बैठोगे। मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है। अब वीटी ग्राफ अगर ऐसा है तो अगर आप देखो ना तो टाइम के साथ साथ पार्टिकल का वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है क्या, टाइम बढ़ा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ना। और हमने ये भी तो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, slope of vt graph gives acceleration, gives acceleration। आप यहां पर अगर देखोगे तो as theta is acute less than 90 है तो थीटा acute एंगल है, that implies acceleration of the particle, acceleration of the particle is constant, that implies acceleration of the particle is constant। मान लो मैंने ऐसा बोला कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर जो टाइम है वो टी नॉट हो गया और पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो गया वो वी नॉट हो गया। बात समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि देखो t इक्वल्स टू 0 पर, ये ग्राफ को देख के और क्या बता सकते हैं, ये ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं, ये सब नोट करते रहना, स्क्रीन पॉज कर लेना है और नोट करते रहना है।
मान लो लिखूं मैं फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, अगर मैं ग्राफ से बात करूं तो ग्राफ में क्या हो रहा है, एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो the velocity of the particle, the velocity of the particle, the velocity of the particle is zero. t इक्वल्स टू जीरो पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। कैसे पता चला, तो ये पॉइंट को मैंने देखा, जब समय शून्य तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी जीरो। अब अगर मेरे से कोई पूछे एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और स्लोप निकालने का मतलब मेरे को tan थीटा फाइंड आउट करना है क्या। अब ये जो ट्राइंगल है ना, मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये जो OAB ट्राइंगल बना है वहां से अगर आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा को V नॉट डिवाइडेड बाई T नॉट, ऐसा लिख सकते हैं ना tan थीटा को। tan थीटा को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, V नॉट डिवाइडेड बाई T नॉट। अच्छा, मैंने tan थीटा का वैल्यू लिख दिया। अब अगर tan थीटा लिख दिया मतलब मेरे को पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है, कितना है एक्सेलरेशन, V नॉट अपॉन T नॉट। अब अगर मेरे को V नॉट अपॉन T नॉट पता है, मान लो मेरे से किसी ने पूछा, मान लो मेरे से किसी ने पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रब कर देते हैं, ये जिसका काम होता जाएगा मैं रब करता जाऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहना। एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया, मान लो किसी ने पूछा है मेरे से find the displacement of the particle, find the displacement of the particle from t equals to 0, from t equals to 0 to t equals to t नॉट। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है। कांस्टेंट है क्या, स्लोप हमेशा कांस्टेंट है वीटी ग्राफ का, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ क्या, क्यों यूज कर सकता हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है तो उसको मैंने जीरो रख दिया। अब s को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है v नॉट अपॉन टी नॉट, और ये t का स्क्वायर, t का स्क्वायर अगर करेंगे तो टाइम का स्क्वायर कर दो, तो t नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसा, ये t नॉट से ये स्क्वायर गायब कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ v नॉट इंटू टी नॉट। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जीरो से टी नॉट टाइम के लिए। ये एक तरीका है, ये वो तरीका है जो हमने बेसिक में फॉर्मूले से सीखा था। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का तुमको एक और तरीका बताया, मैंने क्या बताया कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है क्या। तो अगर मैं ये जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें मैं कौन सी एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अगर मैं ये शेडेड एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या। तो अगर मैं लिखूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, बेस का वैल्यू कितना है, हाफ बेस, बेस इसका टी नॉट है और इसका हाइट कितना है, हाइट है वी नॉट, यही आया था क्या। तो आप कोई भी तरीका यूज कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बातें सीखी हैं। एक तो हमने पहला बात ये सीखा कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो आप उसमें अगर स्लोप कैलकुलेट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा किसी भी इंस्टेंट का, और अगर आप क्या करते हो उसमें एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। अब अगर एक क्वेश्चन में कराऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन वाला, तो देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं ग्राफ ऐसे गिवन है, ये ऐसा गया, इस तरह का एक ग्राफ गिवन है। मैंने कुछ ज़्यादा तूफानी हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, लेकिन मेरे बच्चे समझदार है, वो समझ जाएंगे, मतलब मेरे बच्चे मतलब तुम लोग, ठीक है, शादी नहीं हुई मेरी अभी। ये इधर मान लो वेलोसिटी और इधर मान लो
टाइम टी। ये मान लो, ये मान लो, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का टाइम बोला गया 2 सेकेंड्स, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम बोला गया 4 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ का टाइम वापस से 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ का टाइम वापस से 4 सेकेंड। तो ये तो मैंने टाइम स्पैन दे दिया, ये ऐसा होना चाहिए था। ये 0 है, यहाँ पर 2 मार्क है, यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया, मतलब ये 6 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है, और ये 12 सेकेंड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, of the particle from t equals to 0 to t equals to 12 सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो t equals to 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, और t equals to 8 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी वापस से 0 हो गया। इसका मतलब ऐसा है कि 0 से लेके 8 सेकेंड तक पार्टिकल जो है वो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। 0 से 8 सेकंड पर अगर देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन 8 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 8 सेकंड पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। एग्जैक्टली एट 8 सेकंड, एग्जैक्टली एट 8 सेकंड पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। अच्छा, 8 से 12 सेकंड अगर देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब 8 से 12 सेकंड तक पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, या जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऐसा है कि 0 से 8 अगर वो पॉजिटिव एक्स के तरफ ट्रैवल कर रहा था, तो 8 से 12 वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्स के तरफ ट्रैवल करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस का मतलब होता है जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो सेपरेशन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट कभी भी अगर फाइंड करना है तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और कभी भी अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो देखो 0 से 8 तक वो आगे चल रहा था, फिर वो वापस आ गया, 0 से 8 तक आगे चला, फिर 8 से 12 वो वापस आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वो तो बचा ही होगा ना, तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया दोनों ऐड करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, आपको एरिया कैलकुलेट करना तो आता होगा ना। 9 10 8 9 10 11 12 सब में, नहीं 11 12 तो पढ़ा नहीं आपने, 8 9 10 इसमें एरिया ही तो निकालते थे। अभी देखो एक एक करके एरिया निकालते हैं। ये है ट्राइंगल, ये हमारे पास है ट्राइंगल। मैं इनके नाम दे दूं, अगर ए बी सी डी ई एफ, तो ओ ए बी ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है इसका 2 और हाइट है इसका 10, तो इसका एरिया 10 हो जाएगा क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला भाई, आई होप कि आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है। ए बी, अब देखो ए बी सी डी ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस है 4 और हाइट है 10, तो ये हो जाएगा प्लस में 40। सी डी ई का अगर एरिया फाइंड करना है तो इसका बेस है 2 और इसका हाइट है कितना, हाइट है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। और अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, ये कौन सा है, ई एफ जी, तो ई एफ जी भी एक ट्राइंगल है। अच्छा, ये जो बॉटम वाला लाइन था ना, ये बॉटम वाला लाइन है, ये भी क्या है, 10 मीटर के मार्क पे है, -10 के मार्क पर है। मतलब ये भी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड के मार्क पर है। अब इसका बेस है 4 और इसका हाइट है 10, तो 4 इंटू 10 इंटू हाफ, 40 इंटू हाफ करोगे तो ये -20 हो गया क्या। अब पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया कर देंगे तो पॉजिटिव एरिया कितना है, 10 40 10 50 60, पॉजिटिव एरिया 60 है। और नेगेटिव एरिया कितना आ रहा है, नेगेटिव एरिया हमारे पास आ रहा है, कितना आया था भाई नेगेटिव एरिया, 20। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास 40 का,
और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो नेगेटिव एरिया प्लस पॉजिटिव एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा 80। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है उसका एरिया ढूंढ लिया अगर हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगर तुमसे पूछेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछते हैं तुमसे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ फ्रॉम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपने को जानना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जानना है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल from t equals to 4 second to t equals to 6 सेकेंड। अब देखो 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड का मार्क है, तो यहाँ कहीं पे 4 सेकेंड होता क्या, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में अगर आप बात करोगे तो 4 सेकेंड से 6 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। या आप अगर इसका स्लोप ढूंढोगे, ये वाले लाइन का अगर आप स्लोप ढूंढोगे तो ये क्या हो गया, टाइम वाले एक्सेस के साथ पैरेलल है। अगर टाइम वाले एक्सेस के साथ पैरेलल है तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। अच्छा, मान लो आपसे कोई पूछता है एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। अब अगर 6 सेकेंड से 8 सेकेंड पे किसी ने मेरे से एक्सेलरेशन पूछा, तो 6 सेकेंड से 8 सेकेंड ये वाला टाइम है क्या। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जानने के लिए आपको ये इंक्लिनेशन ढूंढना पड़ेगा, ये स्लोप एंगल हो गया। अच्छा, मान लो अगर मैं बोलूं, देखो ये मेरे पास एक चीज आपको याद होना चाहिए कि tan 180 माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है, अब मैं ये एंगल क्यों थीटा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या। अब मैं tan थीटा अगर फाइंड आउट कर लूं ना, देखो tan थीटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कौन से ट्राइंगल से, CBE जो ट्राइंगल है उसमें मैं tan थीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा के लिए थीटा का परपेंडिकुलर ये हुआ, थीटा का परपेंडिकुलर हुआ 10 और थीटा का बेस है 2, तो tan थीटा अगर 5 है तो माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। और C से E में स्लोप नेगेटिव आना भी चाहिए था, मैंने क्या किया, इसका हेल्प लेके पहले स्लोप कैलकुलेट कर लिया, tan का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक बार tan का वैल्यू मिल गया तो tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा क्या। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो VT ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लो, और जब भी आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप एरिया फाइंड आउट कर लो। बात समझ में आया है क्या, तो इतना ही रहने देते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ाते हैं।